हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड योर सेल्फ अकेडमी। अब हम जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, तो आपका पहला ही सब्जेक्ट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, वो क्यों यूज़ में आया, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम आपके इस सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। सो व्हाट वी विल स्टडी, अब आपका इसका एक डिटेल एनालिसिस देते हैं, दैट इज़ सिलेबस का। तो ये आपका जो सीसीएस का सिलेबस होता है ऑफिशियली अनाउंस, उसका ही एक क्लिप है ना। आप अपना मैच कर लेना अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो, बाकी सेम ही रहता है, इतना कोई वो नहीं है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है क्या है डीबीएमएस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच, है ना। डेटाबेस अप्रोच आया ही क्यों, है ना, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। डेटा मॉडल्स के बारे में हम देखेंगे। डेटा मॉडल्स के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दिखाई जाएगी आपको, उसके बाद उनके बारे में ढंग से जो पढ़ेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ रहे होंगे ईआर मॉडलिंग, ठीक है। ईआर मॉडलिंग के क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप्स, सेट, एट्रीब्यूट एंड की, राइट, रिलेशनशिप, रिलेशन टाइप्स, रोल्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, वीक एंटिटीज, इनहेंस्ड ईआर एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। देन आपका जो यूनिट थर्ड है उसमें हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसके देख ही रहे होंगे जितने भी टॉपिक्स हैं, दैट इज़ बी प्लस प्लस ट्रीज आपने पढ़ा होगा, हैशिंग फंक्शंस, कोलिजन रेजोल्यूशन, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। आप याद करिए, आपको याद आएगा कि ये सब हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये आपका यूनिट थर्ड तक, यहाँ तक बात हो गई। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक। फाइव में हम पढ़ेंगे EER एंड ER टू रिलेशनल मैपिंग, राइट। यूनिट सिक्स में हम डेटा नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। इसमें नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मल फॉर्म अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आपको सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ना है, फोर्थ तक भी पढ़ाते हैं बट आपको सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ना है। कॉन्करेंसी कंट्रोल पढ़ना है इसमें, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लॉगिंग टेक्निक्स एंड एसोसिएटेड डेटाबेस रिकवरी, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। आई होप आप सबको आपका सिलेबस समझ आ गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी हम आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। हम इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फाइल सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आप बस आपका जो डेटा है, राइट, आपका जो डेटा है आपके पास, आप उसको आपके स्टोरेज मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है ना। बस फाइल सिस्टम में आप, एक तरीका है जिस तरीके से आपने डेटा को अपने हार्ड डिस्क में रख रहे हैं, है ना। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, या किसी भी आप स्टोरेज डिवाइस में आप उसको रख रहे हैं, ठीक है। उसमें ईजिली रिट्रीवल भी कर सकें और अगर आपको चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकें, ठीक है। तो फाइल सिस्टम बस इतना ही होता है कि इसमें आप अपने डेटा को फीड कर रहे हैं, है ना, अपने स्टोरेज सिस्टम में, ताकि आप अपने डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकें, राइट। और सेकेंडली आप उसको अपडेट भी कर सकें, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, एक आपकी सबसे पहले डायरेक्टरीज होती हैं ना, बहुत डायरेक्टरीज आपके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में कितनी डायरेक्टरीज होंगी ना, फिर उसके बाद आपकी सब डायरेक्टरीज होती हैं, फिर आप अपना फोल्डर और फाइल को बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ये सब डायरेक्टरीज होती हैं, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद आपका अपना अलग एक फोल्डर्स होते हैं, जो भी आपको जिस भी चीज़ की नीड होती है। तो आपका फाइल सिस्टम, आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि फाइल सिस्टम क्या होता है। अभी फाइल सिस्टम और डीबीएमएस क्यों आया, है ना। जब फाइल सिस्टम था, आराम से अपने डेटा को स्टोर कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, रिट्रीव कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। तो फाइल सिस्टम क्या होता है ना, एक छोटे स्केल पर अगर है तो ठीक है, एक इंसान के लिए है वो तब तक ही ठीक है, राइट। आप ही अपने डेटा को फीड करें और आप ही उसको यूज़ करें। बट अब क्या है कि अब जैसे-जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो ये जो चीज़ें जितना भी डेटा है ना, ये खाली आप अपना डेटा ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों का भी तो डेटा यूज़ करते हैं, है ना? जैसे कि आपके बहुत सारे ऐप्स होते हैं, है ना? जहाँ पे आप टिकट बुक कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें आपको शेड्यूल जाना है किसी पर्टिकुलर थिंग का, है ना? तो उसके लिए आपको फाइल सिस्टम जो डेटा है, ये ठीक नहीं है। फाइल सिस्टम से आप अपना डेटा
जो फाइंड आउट करेंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो एक तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि फाइल सिस्टम में क्या होता है ना, जब आप इससे डेटा लेते हैं ना, फाइल सिस्टम से कोई डेटा अगर आप लेते हैं तो आपको सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता है ना, आपके पास पूरा फाइल सिस्टम होना आपके पास चाहिए, तभी आप उसको देख सकते हैं। आपका एक छोटा-सा अगर आपको कुछ भी ढूँढना है, तो छोटे से पार्ट ऑफ डेटा को, सपोज़ आपके पास एक इतना बंच ऑफ डेटा है, उसमें आपको एक छोटा-सा पार्ट ढूँढना है डेटा का, ठीक है? सपोज़, राइट? तो फिर आपको, अगर आप फाइल सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस पूरे बंच ऑफ डेटा को आपके पास ये होना ज़रूरी है। आपके पास ये पूरा बंच ऑफ डेटा होना ज़रूरी है। तभी आप अपना जो छोटा सा ये वाला जो काम है आप इसको ढूंढ सकते हैं या ना यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप DBMS को यूज़ कर रहे हैं तो जितना आपको चाहिए आप बस उतना ही सर्वर पे से लाइए और देख लीजिए, राइट? तो यानी कि अब हम क्लाइंट और सर्वर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई DBMS हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू द फाइल सिस्टम, राइट? तो फाइल सिस्टम आपको समझ आया कि क्या होता है ना? अब इसकी डिसएडवांटेज और देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम DBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, राइट? फाइल सिस्टम में क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी बहुत कॉमन होती है। क्यों? बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने स्टोर कर दी पहले, है ना? आपने एक कोई आपके पास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, आपको इम्पोर्टेंट लगी, आपने स्टोर कर दी, राइट? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स कि आप फिर से उसी पीस ऑफ डेटा के पास आए और आपको वो अभी भी इंपॉर्टेंट ही लगी, आपने फिर से वहीं पे स्टोर कर दी। तो 2-2 बार सेम टाइप का डेटा वहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है? फाइल सिस्टम में ऐसा हो सकता है, बट DBMS में ऐसा नहीं होता। वो चेक करता रहता है कि कहीं आपने जो डेटा ऐड किया है वो पहले से ही तो एडेड नहीं है, राइट? ठीक है। देन है आपका डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, राइट? आपका जो डेटा है उसको एक्सेस करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, राइट? जब आपके पास बहुत सारा डेटा है, बंच ऑफ डेटा है आपके पास फाइल सिस्टम में, तो वहाँ से जब आपको मल्टीपल फाइल्स में से आपका डेटा रिट्रीव करना होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपका जो डेटा है वो बस एक ही फाइल में पड़ा है। जब बहुत बड़ा डेटा है, आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट निकालना है, तो वो बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स में होगा, फिर वहाँ से आपको चुन के लेकर के आना है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। So this is why file system is not that much convenient. Second, thirdly, data isolation, right? तो इसमें क्या होता है, आपको ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और रीजन्स स्टोर डेटा इंडिपेंडेंटली इन सेपरेट फाइल्स। डेटा आइसोलेट नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रीजन्स अपना जो डेटा है उसको डिफरेंट फाइल्स में सेपरेटली इंक्लूड करके रखते हैं ना। हर किसी के पास अपना अलग अलग डेटा है, ठीक है? नाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी जैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपके पास डेटा है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो आपसे कोई चीट कोड नहीं पूछेगा, कोई पासकोड नहीं पूछेगा, वो आपको सीधा एक्सेस दे देगा, ठीक है? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योरिटी नहीं होती। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इस पे लगती है, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग इंडिविजुअल फाइल अक्रॉस डिपार्टमेंट इज कॉस्टली, है ना? अब ये उस चीज़ के लिए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट देगा जिसमें आप फाइल सिस्टम, अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आप अलग अलग अपना फाइल सिस्टम रख रहे हैं, है ना? तो ये उस चीज़ में ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि अगर आपका एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपका एक इंस्टीट्यूट है, राइट? आपको समझ आया कि आपका ये एक इंस्टीट्यूट है, राइट? अब इसके अलग अलग सब पार्ट्स हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट्स हैं, सब पार्ट्स नहीं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इसी इंस्टीट्यूट में हैं, राइट? तो इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सब ना मोस्टली सेम ही होगा, राइट? मोस्टली उसमें सेम ही होगा, कोई इस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में जा रहा है, इस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में जा रहा है, ठीक है? तो ये मोस्टली सेम होगा, तो क्यों ना इसका जो डेटा है वो एक ही जगह बनाया जाए, सबके नाम एक जगह पर ही लिखे जाए, रादर देन कि हर कोई इंडिविजुअली अपना डेटा बना रहा हो। ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, बेकार है, टाइम वेस्ट करेगा, कॉस्ट ज़्यादा देगा। तो दैट्स वाई आप इस चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस तरीके से फाइल सिस्टम रखना बेकार है, राइट? नो गैप बैकअप और रिकवरी कैपेबिलिटीज़, आपके फाइल सिस्टम में कोई बैकअप और रिकवरी नहीं होती, बट उसके पास अपनी कोई बिल्ट इन बैकअप या रिकवरी के फीचर्स नहीं होते, राइट? तो होप अब हम रेडी टू गो हैं व्हाट इज़ DBMS, इंट्रोडक्शन टू DBMS, व्हाई वी आर यूजिंग DBMS को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो हमारा फाइल सिस्टम है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या करते हैं। बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा, ठीक? डेटा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि डेटा क्या, आइडिया है सबको कि डेटा क्या होता है। तो डेटा इज़ नथिंग बट फैक्ट्स एंड
facts and statistics stored और फ्री फ्लोइंग ओवर अ नेटवर्क, जनरली इट्स रॉ एंड अनप्रोसेस। तो डेटा क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारा है ना फैक्ट्स हों और कुछ टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा हो, तो उसको जो है हम डेटा बोल देते हैं ना। तो आपके पास जब है ना उसका फैक्ट्स आ जाए, पर लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डेटा है। जब रैंडमली चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है ना, कहीं पे पहली लाइन में लिखा गया है कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, फिर लिखा गया है कि हमारे जो है 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, फिर लिखा गया और यू नो कि BCA करने से पहले आपको 12th करनी होती है। तो इस तरीके का समथिंग समथिंग अगर आपके पास फैक्ट्स लिखे हुए हों, पर ये एक ना किसी एक सर्टेन टॉपिक पे नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही बस रैंडमली पड़े हैं, बट हैं तो फैक्ट्स, राइट। फैक्ट्स तो ये हैं ही, आप इनको झुठला तो सकते नहीं हो। तो उसी तरीके से जब आपके फैक्ट्स और स्टैटिक्स बस इसी तरह से फ्री फ्लोइंग कंडीशन में पड़े हुए हों नेटवर्क पे, जो कि रॉ हो, अनप्रोसेस्ड हों, उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी क्रम में नहीं लगे हुए, है ना। तो उसको बस वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, पर वो ट्रू हैं, इस बात को हम नहीं बोलेंगे कि वो सही हैं, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, पर लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनी अभी। वो बस उनसे उनकी हेल्प से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता, कोई कुछ नहीं समझ सकता। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि डेटा क्या होता है। डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ प्रोसेस्ड, टर्निंग इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल, ठीक है। आपके पास एजुकेशन की रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, कि आपको अगर पढ़ना है तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर आपके ऊपर कुछ फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, कि किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किसने वाइटामिन्स के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन है। देन आपके पास हो सकता है कि फ़िटनेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन है ना, फैक्ट्स हैं। तो ये सारे अगर फैक्ट्स हैं तो ये ट्रू होंगे, है ना। पर ये इस तरीके से लगे हुए हैं, इनका कुछ मतलब नहीं है। यही अगर एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग होता, ये वहाँ लगे हुए होते, राइट। फूड एक बिल्कुल ही डिफरेंट वे में होता, है ना, और ये तब उधर लगा हुआ होता। तो जो इंसान फूड में इंटरेस्टेड है वो सीधा फूड वाले सेक्शन में जाता और आराम से पढ़ लेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। बट ये इस तरीके से अनप्रोसेस पड़े हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ डेटा कहलाएगा। I hope I'm very clear about it कि what is data. Okay, next. Then now what is database, है ना। database क्या होता है अभी? A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. तो database क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारा डेटा हो, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हो, राइट। अब डेटाबेस में डेटा ऐसे ही रैंडमली नहीं पड़ा नेटवर्क में। डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका डेटा है ना, इन्फॉर्मेशन की टाइप में आपका डेटा है। तो डेटाबेस में जो होता है, और वो कंप्यूटर सिस्टम में है ना, कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्वियसली बात है। तो डेटाबेस कब डेटाबेस होता है? जब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक जगह पर लिखी गई हो, रखी गई हो, देन इट इज़ डेटाबेस, राइट। तो देन इट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, है ना, रिगार्डिंग योर नीड। ओके। तो डेटाबेस बस यही होता है कि आपकी वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से लगी हुई होती है, तो इसीलिए आप उसको डेटाबेस बोलते हैं। द डेटा विद इन डेटाबेस इज मॉडल इन रोज एंड कॉलम्स, है ना, रोज और कॉलम्स में उसको बनाया जाता है। ऑर्गेनाइज इन टेबल्स फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड क्वेरिंग, डेटाबेसेस अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू सिक्योरली एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड लैंग्वेज, राइट। तो डेटाबेस में डेटा किस तरीके से फीड किया जाता है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में फीड किया जाता है, सो दैट उसका रिट्रीवल आसान हो, है ना। जब आपका जो डेटा फ्री फ्लो में पड़ा था, है ना, फ्री फ्लो कंडीशन में पड़ा था, तो उसका रिट्रीवल बहुत मुश्किल था। आप उसको डेटे को डेटा ही नहीं समझ रहे थे, आपको बिल्कुल बेकार लगता था कि पता नहीं क्या बकवास की बातें बोल रहा है, कभी एजुकेशन के बारे में बता रहा है, कभी खाने के बारे में बता रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर डेटाबेस में क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में लगा रहे हैं, है ना। कुछ बढ़िया सी आप टेबल करके लगा रहे हैं, है ना, कुछ आप बढ़िया सी एक अच्छी सी टेबल बना रहे हैं और तब आप उसको लगा रहे हैं। इस तरीके से आप वहाँ पे एक टेबल लगा रहे हैं और फिर आप बना रहे हैं, राइट। रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स में हैं, ताकि आपका जो डेटा है आपको ठीक से समझ में भी आए और आप उसको ठीक से यूज़ भी कर सको। तो डेटाबेस क्या होता है? बस इतना ही होता है कि जब आपका जो डेटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा दो। अगर यहाँ पर
उन लोगों का डेटा है जो 12th पास हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 12th पास लोगों का ही डेटा है इस डेटाबेस में। सपोज अगर कोई आपके पास डेटाबेस है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स का ही डेटा है, तो यहाँ पर सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स का ही डेटा मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। ओके, तो ये होता है आपका डेटाबेस। अगर किसी डेटाबेस में बोल दिया कि हमारे यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल खाने का वेजिटेरियन जो खाना है उसका ही डेटा है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको वेजिटेरियन फूड्स ही मिलेंगे और कोई फूड टाइप नहीं मिलेगा आपको। होप आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट इज डेटाबेस। गुड इनफ। देन है आपका डेटाबेस पढ़ लिया। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक्चुअली हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट और एज अ यूनिट, राइट। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी यूज टू मैनेज डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। सबसे पहले आप ये देख लीजिए मैनेजमेंट, है ना, तो इसी से समझ आता है कि डेटाबेस का क्या काम है, डीबीएमएस का क्या काम है। ये डेटाबेस में जो आपका जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मैनेज करने का काम करता है ना। आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, है ना। आपका डेटाबेस में डेटा है, पता है हमको, पर उसको रिट्राइव कैसे करना है, अपने काम के लिए उसको कैसे यूज़ करना है, जब तक आपको यही ना पता हो कि अपने काम के लिए इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपके लिए वो बिल्कुल बेकार है ना। जब तक आपको सामने रखी हुई चीज़ का यूज़ ही नहीं पता तो वो आपके लिए यूज़लेस है। विदाउट नोइंग द यूज़ ऑफ एनीथिंग दैट थिंग आर यूज़लेस फॉर यू। ओके, इट सर्व्स एज एन इंटरफेस। तो डीबीएमएस जो होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। सपोज ये आपका डीबीएमएस डेटाबेस है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ डीबी, और यहाँ पे आप क्लाइंट हैं, यूज़र हैं, और जो डीबीएमएस है वो एज अ इंटरफेस आपके लिए काम करता है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। होप आई एम क्लियर between the database and its user or program allowing efficient data organization, retrieval and modification, right? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि आपका जो डेटाबेस है उससे आपको इजीली आपका डेटा रिट्रीव करवाना, डेटा का एक्सेस आपको अच्छे से दिलवाना, मॉडिफिकेशन ठीक से हो सके ये करवाना, आपके डेटा को सिक्योर रखना, राइट, और एफिशिएंटली सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, है ना, एकदम अच्छा लगे वो देख। नाउ सी आगे देखते हैं डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आपका जो डीबीएमएस है उसमें आपके डेटा का स्टोरेज बहुत आसानी से होता है, राइट। आप अपनी चीज़ों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत हो आप उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं आसानी से। मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग यानी कि जब आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें आसानी से अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ के इसमें जो है आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी से आपके डेटा को ये हैंडल करता है, राइट। जैसे कि अगर आपने अभी कोई ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपने 100 रुपये अपने अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए, राइट, तो वो उसको तुरंत ही दिखा देगा कि हाँ आपके अकाउंट में ये 100 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, राइट। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर से इसका मतलब है कि जो आपका डेटाबेस होता है ना उसमें आपके पास एक डिक्शनरी अवेलेबल होती है आपके डेटा से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा होता है जब हम कुछ एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं जिनका मतलब यूज़र को ना पता हो, तो वो मतलब जानने के लिए वहाँ पे एक डिक्शनरी मौजूद होती है, जिनका मतलब अगर आपको लगे कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है क्या कहना चाहता है, तो आप उस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, ये अपने आप को ही डिस्क्राइब करना जानता है। मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा, मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा आप इसमें आगे ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्पस दे देती हूँ। इस तरीके से ना हर किसी के लिए अलग अलग व्यू है। जैसे कोई वेबसाइट होती है, राइट, कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसमें जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए एक अलग व्यू होगा, जो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका एक अलग व्यू होगा, है ना, मतलब कि जो हेड है उनके लिए अलग होगा, जो सब हेड है उनके लिए अलग होगा, और जो सर्विस ले रहे हैं उनके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल व्यूज़। डेटा एब्स्ट्रैक्शन वही डेटा हाइडिंग होती है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से वो एक्सेस करेंगे इस चीज़ पे कंट्रोल होगा। अगर 2 लोग साथ में राइटिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल रखना है वो यहाँ पर होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल में। शेयरिंग नॉलेज, यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। शेयर मतलब कैसे, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ से आपका डेटा, अगर एक इंस्टीट्यूट का एक डेटाबेस है तो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग आकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट। एडवांटेजेस, डेटा इंटीग्रिटी, राइट।
आपका जो डेटा है वो वहाँ पे इंटीग्रेट रहता है, सारा डेटा एक जगह पर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ ठीक-ठाक चलता है। एफिशिएंट रिट्रीवल, आप आराम से अपना डेटा फैच कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपको कुछ वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा बताना नहीं होता कि हमें किस तरीके का डेटा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बस आपको इतना बताना है। या तो आपकी कोई स्पेशल आईडी होगी, आप उसको दे सकते हैं, या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे आप अपने डेटा को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कि हमें ये वाला डेटा चाहिए। सिक्योरिटी होती है, रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब कि आपका जो है क्या होता है कि फाइल सिस्टम में क्या होता था कि एक बार आपने अपना डेटा डाल दिया, आप फिर दोबारा अगर डालेंगे तो वो ऐसा हो सकता है कि वो 2 चीज़ें एक बार स्टोर हो जाएँ, है ना? सेम चीज़ 2 बार स्टोर हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेम चीज़ ही आप 2 या 2 से ज़्यादा बार वहाँ पे स्टोर कर लीजिए। पर लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, अगर आपने एक बार अपना डेटा स्टोर कर दिया तो वो एक ही बार स्टोर होता है। अगर आप उसको दोबारा से डालेंगे तो वो आपको वहाँ पे एरर शो करेगा कि ऐसा डेटा हमने पहले ही अपने डेटाबेस में डाल रखा है। ओके, और डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? अब इतना बड़ा सब कुछ है यहाँ पर, सिक्योरिटी भी आपको देता है, सब कुछ दे रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, इतना आसानी से तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको समझना आसान नहीं होता, राइट? पर धीरे-धीरे अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं। कॉस्ट होती है उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें डेटा रिट्रीवल भी होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस लगते हैं, तब जा कर के सब कुछ एफिशिएंट होता है, राइट? क्योंकि आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी डेटा रिपीटेशन ना हो, है ना? सिक्योरिटी ज़्यादा हो, तो उस सब के लिए कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्टली होता है। डिसएडवांटेजेस। नाउ डेटा मॉडल्स, ठीक है? अभी तक आपको डेटाबेस समझ आया होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ आया। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी अगर लगा कि नहीं समझ आया, तो प्लीज़ लेट मी नो और वीडियो दोबारा देख लेना। बाकी डेटा मॉडल पढ़ते हैं क्या है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम ही बता रहा है कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, राइट? तो ये एक हाई लेवल पे है, राइट? ये डेटाबेस को एकदम हाई लेवल पे दिखाता है। यहाँ पर जो होती है, आपका जो डेटाबेस डिज़ाइन से पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी गैदरिंग यहाँ हो रही होती है। एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में कॉन्सेप्ट बिल्ड करा जा रहा है कि हमारा जो डेटाबेस है वो किस चीज़ पर बनेगा, क्या-क्या उसमें हम फैक्टर्स डाल सकते हैं, क्या-क्या डेटा हम उसमें डालेंगे, ये सब कुछ यहाँ हो रहा होता है, ठीक है? पॉपुलर मॉडल जो है दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके कंपोनेंट्स होते हैं एंटिटीज़, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। एंटिटीज़ को हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, मतलब कि एक पर्सन, एक कार, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट्स, उन एंटिटीज़ का डिस्क्रिप्शन, है ना? एट्रीब्यूट सब समझते हैं ना, उन एंटिटीज़ का डिस्क्रिप्शन। देन रिलेशनशिप, आपस में दो एंटिटी का, दो टेबल्स का क्या रिलेशनशिप है, ये हम ईआर मॉडल में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है। फोकस क्या रहता है? अंडरस्टैंड यूज़र नीड्स एंड स्कोप, है ना? हम एंटिटी बनाते हैं, जो आपका यूज़र है उसके अकॉर्डिंग ही तो आप डेटाबेस बनाते हो, तो उस यूज़र के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी एंटिटी सेट करते हो। अगर कोई आपका डेटाबेस है वो किसी इंस्टीट्यूट को लेकर है, तो आप उसमें स्टूडेंट्स का एंटिटी लोगे। अगर कोई आपका डेटाबेस है जो कि कार के बारे में है ना, किसी कार के शोरूम का है, तो आप वहाँ पे कार को एज ए एंटिटी लोगे, है ना? आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये है आपका कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा मॉडल। इसमें क्या होता है कि लॉजिक आपका बिल्ड हो रहा है ना? आपने अपना सारा रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, अब उस रिक्वायरमेंट को आपको किस तरीके से सेटल करना है, दो चीज़ों को आपस में किस तरीके से, किस लॉजिक से बिल्ड करना है, राइट? किस लॉजिक से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये भी तो होना चाहिए ना। डेटाबेस ऐसा नहीं है कि कहीं से की इन्फॉर्मेशन कहीं डाल दी, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे अब आपका लॉजिक बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट? रिलेशनल मॉडल है इसका एक एग्जांपल जो कि हम पढ़ेंगे। इसमें टेबल्स होते हैं, अपने डेटा को और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे टेबल्स का यूज़ करते हैं। फोकस रहता है इसका डिज़ाइन पार्ट ऑफ द डेटाबेस, है ना? यहाँ पे आपके मतलब आप ये सीख रहे हो यहाँ पे कि हम किस तरीके से टेबल बनाएंगे, है ना? और टेबल जो अगर ज़्यादा टेबल बनाएंगे तो वो दो टेबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगी, दो रोज़ कैसे रिलेटेड होंगी, दो कॉलम किस तरीके से रिलेटेड होंगे, ये सारा हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। नाउ फिजिकल डेटा मॉडल, इसमें क्या होता है, अब आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस को ये रिप्रेजेंट करता है। आपने अब बना लिया, पहले आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने डिज़ाइन कर लिया, लॉजिक सोच लिया, अभी आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। यहाँ पे आपके स्टोरेज डिटेल्स होती हैं, इंडेक्सेस होती है, परफॉर्मेंस होती हैं, लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर में बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। यहाँ पे कहाँ पे? फिजिकल डेटा मॉडल में। होप आई एम वेरी क्लियर कॉन्सेप्चुअल
राइट, और फिजिकल एंड योर रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है। तो आपको सब समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअल में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। कॉन्सेप्ट यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट, आप इस तरीके से याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट यानी कि रिक्वायरमेंट। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप इनको ध्यान रखना, आप इनको लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं ना, लॉजिकल पार्ट। बस ऐसे कीवर्ड से अगर आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, तो ये आपके लॉजिकल पार्ट से आपको रिलेट करवाना है। आफ्टर दैट फिजिकल मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट अ सिंगल वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। आगे देखते हैं वन टायर आर्किटेक्चर। अभी आप आर्किटेक्चर समझेंगे डेटाबेस का, है ना। तो सबसे पहले आपका वन टायर आर्किटेक्चर, ये सबसे सिंपल होता है, ठीक है। इसमें आपका जो डेटाबेस है, राइट, आपके सेम मशीन पर ही आपको अवेलेबल होता है, आप आसानी से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये आपका एक मॉडल है, आप समझ लीजिए जो भी कुछ मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र, राइट, सपोज दिस इज योर यूज़र एंड हियर इज योर डेटाबेस। हेयर इज योर डेटाबेस। तो आपका जो यूज़र है वो आपके डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ना। इसमें इसको किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं है, वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और वो उसकी सेम मशीन पर ही होता है। एग्जाम्पल, सेटिंग अप एन एसक्यूएल सर्वर एंड डेटाबेस लोकली फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है ना। आप जब आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को लोकली सेटअप करते हैं तो वो आपका लर्निंग पर्पस के लिए है ना। वहाँ पे आपका जो डेटाबेस होता है वो आपकी मशीन पर ही होता है। आप वहाँ पे जो भी डेटा डालते हैं आप अपना डालते हैं अपनी मर्जी से, है ना। वहाँ आप कोई बाहर से डेटा नहीं ला रहे होते हैं। तो इस तरीके का डेटा जो होता है वो आपको वन टायर आर्किटेक्चर में आता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल सेटअप, देखो कितना सिंपल है, राइट, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सिंपल सेटअप, कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, आपकी सेम मशीन पर है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जब मन करे जब एक्सेस करो, जब मन ना करे जब मत करो, सिंपल। ईजी टू इम्प्लीमेंट, ऑफन यूज इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स, राइट, इम्प्लीमेंट भी आसानी से हो जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वन टायर आर्किटेक्चर से आप बस इतना समझिए कि जब यूजर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, दैट इज योर वन टायर आर्किटेक्चर। फाइन। टू टायर आर्किटेक्चर, similar to basic client server model, the client side application communicate directly with the database on the server side, right। तो जो आपकी क्लाइंट साइड होती है वो डायरेक्टली आपका जो डेटाबेस होता है सर्वर साइड पे वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही होती है। मतलब कि कुछ इस तरीके से आप इसको समझें, यहाँ पर आपका यूज़र होगा, राइट, यहाँ पर आपका ये पूरा डेटाबेस का मॉडल होगा, तो यहाँ पे आपका ये डेटाबेस होगा और ये यहाँ पर एक बीच में आपके सर्वर बैठा हुआ होगा। तो आप यहाँ से उससे बात कर रहे होते हैं, है ना। आप डायरेक्टली उसको नहीं फैच कर सकते, यूज़र सर्वर को फैच करता है, फिर सर्वर वहाँ से डेटा लाता है डेटाबेस से, ठीक है। APIs लाइक ODBC एंड JDBC फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपके APIs हैं जो कि इस इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कि टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, बस इतना जानना ज़रूरी है। इसके एडवांटेजेस, इजी डेटाबेस एक्सेस, स्केलेबल, एडिंग क्लाइंट्स और अपग्रेडिंग हार्डवेयर, राइट। आप यहाँ पे बहुत सारे, ये सर्वर एक है ना, तो यहाँ पे क्लाइंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो लोअर कॉस्ट कंपेयर टू थ्री टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फाइन। अब बात करते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। सेपरेट्स द क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। इसमें सब बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ आपका बैठा है यूज़र, फिर यहाँ पर एक और लेयर ऐड हो जाती है, दैट इज योर एप्लीकेशन सर्वर, राइट, सॉरी दिस इज योर ऐप। उसके बाद कहीं जाके आपका डेटाबेस सर्वर से आप कनेक्ट होते हैं और फिर वो सर्वर जो है आपका वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो ये अब थोड़ा बढ़ गया, राइट। तो यूज़र जो है उसको कुछ चाहिए तो वो अपनी एप्लीकेशन सर्वर को बताएगा, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस के सर्वर से बात करेगा, देन वो सर्वर डेटाबेस से डेटा लेकर के आएगा। इससे आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है ना। आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि यूज़र तो वहाँ डायरेक्टली जा नहीं रहा, तो यूज़र कुछ ख़राब नहीं करेगा, राइट। तो उसे मेंटेन करना आसान है, सिक्योर भी है क्योंकि यूज़र वहाँ नहीं जा रहा, कोई इसको जो अननेसेसरी बंदा है आपके डेटाबेस को फैच नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट, कॉमन यूज इन इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली बात है वो इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ होती हैं।
कंपोनेंट्स इसके प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटा लेयर, ठीक है। सबसे पहले आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर एंड देन आपकी डेटा लेयर। यहाँ पे डेटाबेस सर्वर होता है ये वाला, और एप्लीकेशन लेयर में आपका बिजनेस लॉजिक ये इधर होता है, और ये आपका हो गया क्लाइंट। तो ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, राइट। सब समझ आ गया? नहीं आया तो प्लीज़ बता देना। अभी 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पे हम बढ़ रहे हैं, ये क्या होता है ये पढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा रिप्रेजेंट्स द यूजर व्यूज। मैंने बताया था ना मल्टीपल व्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। रिप्रेजेंट्स द यूजर व्यू। एक्सटर्नल स्कीमा में हम क्या कर रहे हैं, यूजर व्यू रिप्रेजेंट्स करते हैं। डिफाइंस हाउ डेटा अपीयर्स टू एंड यूजर, अलाउ कस्टमाइजेशन फॉर डिफरेंट यूजर रूल्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, इस तरीके से सबके लिए अलग व्यू होगा, ठीक है। सपोज ये किसी स्कूल का या किसी इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के लिए अलग व्यू होगा, एक टीचर के लिए अलग व्यू होगा, और एक हेड के लिए अलग व्यू हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्कीमा हो गया ये पूरा, दिस इज योर एक्सटर्नल स्कीमा। तो यहाँ पर जो यूज़र है उनके व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीपल व्यूज़। यहाँ पर स्टूडेंट का एक अलग व्यू है, टीचर का एक अलग व्यू है, हेड का एक अलग व्यू है। स्टूडेंट जो चीज़ें एक्सेस कर सकता है वो बस अपने ही काम की करेगा, है ना, उसका नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, ये सब को वो एक्सेस कर सकता है। टीचर का क्या एक्सेस होगा, वो अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं, वो बच्चों के मार्क्स फीड कर सकते हैं, वो बच्चों के लिए असाइनमेंट्स डाल सकते हैं, डीपीपीस डाल सकते हैं, ये टीचर का रोल हो गया। हेड का क्या रोल हो गया, हेड का रोल ये हो गया कि वो टीचर्स को देखे, कौन कौन से टीचर्स हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को डालना हुआ, राइट, और उनके अगर कोई कंप्लेन है उनके अगेंस्ट तो वहाँ पे उनसे बात करना हो, ये सारा हेड का काम है। तो सबकी जो स्क्रीन होगी वो अलग होगी, राइट। तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप के यूज़र हैं तो अपनी स्क्रीन को, आप अपने व्यू को उन यूज़र्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर दें, राइट। तो ये जो पूरा है ये अपर लेयर है किसी भी डेटाबेस की, ये आपकी अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर यही होती है। ये एक पूरा ना, अभी हम 3 पढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्कीमा है, देन आप सेकंड में जाएंगे, देन आप थर्ड में जाएंगे। तो इस तरीके से एक पूरा एक बिल्ड होगा आपका एक स्ट्रक्चर, तो आपको वो तब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट, टीचर और हेड, यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ हैं, राइट। ओके, नाउ कंसेप्चुअल स्कीमा। Just after the external schema, we are having a conceptual schema. This layer provides a logical view of the data, है ना। It defines what data is stored in the database and how they are related to each other. यहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि क्या डेटा उसमें होगा और वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डेटा मॉडल्स पे फोकस करता है, रिलेशनशिप पे फोकस करता है, कॉन्स्टेंट्स पे फोकस करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में कि रिलेशनशिप क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है। डेटा मॉडल हमने भी पढ़ लिया, सॉरी। और इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कीमा, राइट। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्कीमा के लिए ये आपका, तो एक्सटर्नल स्कीमा मैंने आपको बता दिया, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, यहाँ बीच में। इसकी कोई अलग स्क्रीन नहीं होती कि मल्टीपल व्यूज नहीं होते, राइट। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक बिल्ड हो रहा है, सारा लॉजिक एक जगह पर ही बिल्ड होता है, चाहे वो किसी भी स्क्रीन के लिए हो, किसी भी व्यू के लिए हो, चाहे वो किसी हेड के व्यू के लिए हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट के व्यू के लिए हो, चाहे वो किसी टीचर के व्यू के लिए हो, सारा डेटा एक साथ ही असेंबल होता है, राइट। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है दैट इज योर इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा को आप फिजिकल व्यू ऑफ द डेटा भी बोलते हैं। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग, स्टोरेज, ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे उसका अता पता है कि आपका डेटा जो है वो कहाँ है, किस तरीके से रखा गया है और क्या क्या है उसमें। क्योंकि अगर किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है तो वो उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस डाल सकता है, right? So that's why this is a innermost layer, internal schema. The internal schema is closely tied to the underlying hardware and storage mechanism, right? तो सबसे पहले आपका होता है external schema, जहाँ पे आपका views होते हैं, है ना, multiple views, right? फिर वो नीचे connected होता है आपके concept पे, right? यहाँ पे आपके files वगैरह होंगे आपके, right? Definitions वगैरह होंगी यहाँ पे आपके, कहाँ, conceptual में। After that you are having your इंटरनल स्कीमा, जहाँ पर आपका एक्चुअली में डेटा कहाँ पड़ा है, राइट, उसकी इंडेक्सिंग क्या है, उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है, वो सब यहाँ पर होता है, राइट।
तो इस तरीके से ये आपका एक डायग्राम है, आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा। बाकी मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आपको समझ आए, आप वो डायग्राम चेक कर लेना, ठीक है। और उस डायग्राम को अगर आप बनाकर आएंगे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको फुल ऑन फुल नंबर मिलेंगे। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, प्लीज़ इनका एक ना नोट ले लीजिए अपने दिमाग में या स्क्रीनशॉट, ताकि आप पेपर में इनको लेकर के आ सकें, राइट। आगे देखते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। मतलब है कि अगर आपका एक पीस ऑफ डेटा हम चेंज कर रहे हैं तो आपका दूसरे पीस ऑफ डेटा पर कोई फर्क ना पड़े, दिस इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस, सबको पता होगा, राइट। तो इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, जब दो चीज़ें आपस में डिपेंडेंट ना हो, अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज ना हो, राइट। तो दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस। तो अभी हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। सो व्हाट इज डेटा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है जब आपका इंटरनल स्कीमा, राइट, जो आपने सबसे लास्ट में पढ़ा था, इंटरनल स्कीमा में अगर आप कोई चेंजेस लाते हैं, यानी कि स्टोरेज में, राइट, स्टोरेज के तरीके में अगर आप कोई चेंजेस लाते हैं, एड्रेस में कोई चेंजेस लाते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, कॉन्सेप्चुअल यानी कि लॉजिकल जो पार्ट है आपका, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपका इंटरनल स्कीमा कभी भी चेंज कर सकते हैं और उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप आपका स्टोरेज, एड्रेस या फिर एनीथिंग अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका लॉजिकल पार्ट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। सपोज आपके पास कोई बैग है, राइट, आपने उस बैग को उठा करके एक रूम में से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, समझ आया। अगर आपने अपना एक बैग एक रूम में से उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका लोकेशन चेंज हो जाएगी, पर लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी, है ना, लॉजिक उसका वही रहेगा। लॉजिक से मेरा मतलब उसमें जो भी सामान है आपके बैग में वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो इसका यही मतलब है डेटा इंडिपेंडेंस का, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का, कि अगर आपका इंटरनल स्कीमा चेंज करते हैं, कोई भी चेंज अगर उसमें आता है तो उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इट अकर्स एट द लॉजिकल इंटरफेयर्स लेवल, है ना, यहाँ पे ये कहीं पे इधर काम करता है, ठीक है, सेपरेटिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द फिजिकल लेवल, ठीक है। इस तरीके से उसने इन दोनों लेवल्स को सेपरेट कर दिया है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी डिज़ाइन में, आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका स्टोरेज सिस्टम आप कहीं भी रख सकते हैं। हार्डवेयर अडेप्टेबिलिटी, आप अपने हार्डवेयर के साथ अडेप्ट कर सकते हैं ना, अगर आपको तगड़े हार्डवेयर की ज़रूरत है अगर एट अ टाइम, आप वो भी अडेप्ट कर सकते हैं, और एट अ टाइम अगर आपको कम हार्डवेयर की ज़रूरत है आप तो भी उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। एफिशिएंसी है, आप एफिशिएंटली अपना सारा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, इसके सब एडवांटेजेस हैं। ओके, ठीक है। देन आपका एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस अंडर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, वही अगर आप कोई नया स्टोरेज डिवाइस ला रहे हैं, आप अगर आपकी फाइल की ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तरीके को मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से आपने बैग में सामान को लगाएंगे, ये सब तरीका करेंगे, तो उसमें लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, सामान तो सब वही रहेगा, आपका तरीका लगाने का अलग हो गया है। थर्डली, स्विचिंग टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स रखेंगे। चेंजिंग एक्सेस मेथड्स, है ना, आपका जो मेथड ऑफ एक्सेस है आप उसको, डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप उसमें टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स रखें, स्ट्रिंग रखें, है ना, और इंट रखें, पर लेकिन उससे आपका लॉजिक तो नहीं बदलेगा, लॉजिक तो वही रहेगा, राइट। चेंजिंग एक्सेस मेथड, अगर आप उसमें एक्सेस मेथड्स को चेंज करें, आप किस तरीके से उसको एक्सेस करने वाले हैं, तो उससे आपके लॉजिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी तक आपको मैंने बताया कि आप अगर अपना स्टोरेज का तरीका चेंज कर रहे हैं तो उससे आपके लॉजिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ना लॉजिक ही चेंज कर रहे हैं तो आपका जो एक्सटर्नल स्कीमा है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल स्कीमा मैंने बताया था, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में अगर कोई चेंज होता है तो आपका एक्सटर्नल स्कीमा में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आपने कोई टेबल अपनी चेंज करी तो उससे जो आपके यूज़र्स को दिख रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, उनका व्यू बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने दो टेबल का रिलेशन चेंज किया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, उनको सब वैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो वैसे भी नहीं देख रहे, है ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में सब कुछ छिप जाता है, आपका जो डेटा एक्चुअली में होता है, बस वो उतना देखते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, जितना उनको नीड होती है। In other words, changes made at the conceptual level should not disrupt applications और user queries, ठीक है। यूज़र जो काम कर रहा है, जो वो फैच कर रहा है, जो वो लोड कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो जैसी स्क्रीन देख रहा है उसको वैसे ही स्क्रीन मिलेगी देखने के लिए। स्कीमा एवोल्यूशन, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें आपकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंस होता है, कोई भी आके
किसी भी तरीके की अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका डेटाबेस चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स टू एग्जिस्टिंग रिलेशन, ठीक है, कोई आप नया एट्रीब्यूट डाल रहे हैं उससे कोई चेंज नहीं आएगा आपके एक्सटर्नल स्कीमा में। मॉडिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, अगर आप दो टेबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग डाल रहे हैं तो उससे भी कोई चेंज नहीं आएगा। रीऑर्गेनाइजिंग डेटा इंटू न्यू टेबल्स और व्यूज, अगर आप नई टेबल डाल रहे हैं, नया व्यू डाल रहे हैं, सपोज आपके पास पहले से 2 व्यूज़ थे, ठीक है, अगर आपने अब तीसरा एक और व्यू डाल दिया तो इससे आपके इन 2 व्यूज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? अगर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो कर सकते हैं, पर लेकिन इससे ओरिजिनली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जानबूझ के चेंज करेंगे तो वो चेंज होंगे, है ना? पर एट अ टाइम वो वैसे चेंज नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपने तीसरा व्यू बना दिया तो ये 2 व्यू आपस में कहेंगे कि नहीं, मैं भी चेंज होगा, मैं भी चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों व्यूज़ तभी चेंज होंगे तब अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो, ठीक है? तो थर्ड व्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे, ठीक? तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।